बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट अहमद शेर जट लाहौर से। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। 29 जो तारीख है इस केस में, उसकी बहुत अहमियत हो गई है, और ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है वो जो मरकजी मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत पर भी हो सकता है। उनसे मुतल्लिक जो है वो अहमद शेर जट साहब से पूछेंगे। इसके इसके अलावा पीटीए जो है वो कुछ सवालात आ रहे हैं कि पीटीए कह रहा है कि 108 लिंक्स जो है वो ऑब्जेक्शनेबल लिंक्स, उन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग सिंध हाई कोर्ट में चल रही थी, तो उन्होंने कल रिपोर्ट भी जमा करवाई। तो उन लिंक्स को बंद करने के हवाले से पीटीए कह रहा है, लेकिन वो लिंक्स अभी भी मौजूद हैं। तो उससे मुतल्लिक भी हम थोड़ी बात करेंगे। एमएलओ 164 मरकजी जो मुल्जमान हैं उनकी जमानत, और ख़ास तौर पर एमएलओ के हवाले से पीर को फिर उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं। तमाम तनाजुर में बात करेंगे। जाट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल मैं आपके सामने वही रखूंगा कि 29 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट है जिसका असर जो है वो इस केस के ट्रायल में जो दरखास्तें हैं, खास तौर पर उनकी जमानत है, मरकजी मुल्जमान की जमानत, उस पर हो सकता है। और मरकजी मुल्जमान जो है उनकी कौन सी चाल थी, तो उसको अपनी बेल को 29 तक जो है वो ले गए हैं, ताकि अगर हाई कोर्ट से जो है वो कोई रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो है उनको रिलीफ दे सकती है, मतलब ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो उससे मुतल्लिक बताएं। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। 29 तारीख को आपको याद होगा कि आप ही के साथ डिस्कशन हुई थी कि जो मुल्जमान लिंगर ऑन कर रहे हैं नीचे जमानतों को, तो उनका एक पर्पज ये भी था कि वो इन जमानतों को जो सिंध हाईकोर्ट के अंदर निकाह खान और गवाह की जमानतें लगी हुई हैं वो उसकी तारीख तक लेकर जाना चाहते थे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अभी ये 29 तारीख को भी मेरा नहीं ख्याल कि ज़हीर लोग जो हैं वो नीचे फौरी तौर पर सुबह 8:30 बजे जब बेल्स की आवाज़ लगेगी तो वो इसको आर्ग्यू करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले इंतजार करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में निकाह खान और गवाह की जमानत चूंकि लगी हुई है जस्टिस सलाउद्दीन साहब के पास 31 नंबर के ऊपर, और वो ये इंतजार करेंगे कि पहले उसकी आर्ग्यूमेंट्स हों, उसके अंदर उसकी बहस हो जाए और उसके बाद कोई डिसीजन भी उसका आ जाए, ताकि अगर किसी तरह से भी उन जमानतों का फायदा लिया जा सकता है तो वो उसके बाद अपनी जमानतों के अंदर बहस करें। क्योंकि उन दो लोगों में एक निकाह खान है और एक गवाह है, और अगर नीचे वाली जमानतों में देखा जाए तो जो जहीर है उसका किरदार इस मामले के अंदर थोड़ा मरकजी किरदार है, और जो दूसरा मुलजम शबीर है जहीर का भाई, उसका एक किरदार ये भी है कि वो उसी निकाह के अंदर गवाह के तौर पर भी है, जिस तरह का रोल जो है असगर अली को दिया गया, जो कि जिसकी जमानत जो है वो सिंध हाईकोर्ट में समाअत होगी 29 अगस्त को। तो इसलिए एक उनकी कंसिडरेशन ये हो सकती है कि वो ये चाहेंगे कि पहले जमानत की बहस हो सिंध हाईकोर्ट के अंदर और उसके बाद हम करें, और कोई अच्छा फेवरेबल फैसला आ जाए असगर अली की जमानत में तो फिर उसके ऊपर हम बहस करें। अगर दो ही सूरतें, या असगर अली की जमानत, असगर अली और निकाह खान गुलाम मुस्तफा की जमानत हो जाएगी या खारिज हो जाएगी। खारिज होने पे तो बड़ा क्लियर है कि लोग भी ये समझ जाएंगे कि फौरी तौर पर नीचे वाली जमानतें भी खारिज हैं। लेकिन अगर जमानतें हो जाती हैं तो किसी हद तक उसको एज ए रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी नीचे वाली अदालत के अंदर, जहां पे जहीर और शबीर की जमानत है। वो ये कोशिश करेंगे कि जहीर और शबीर को उसका बेनिफिट मिले। जहीर का तो बेनिफिट मिलना बनता नहीं है क्योंकि उसका मरकजी किरदार है, वो तो बिल्कुल उसको आप एक दफा साइड पे कर दें। लेकिन अगर शबीर की हद तक भी बात की जाए तो मेरा जाती ख्याल ये है कि शबीर का चूंकि रोल पुलिस के चलान के मुताबिक उसने कन्फेस किया कि वो बच्ची को लेकर भी आया है, और उसके साथ अलेज किया जा रहा है 375 भी, क्योंकि जो रेप का एलिगेशन है वो अकेले जहीर के ऊपर नहीं है बल्कि जहीर के साथ साथ शबीर के ऊपर भी है, किसी और मुलजिम के ऊपर तो नहीं है। लेकिन जहीर और शबीर के साथ जो है ना वो रोल एट्रीब्यूट किया गया है, रेप का एलिगेशन लगाया गया है। सेकेंडली, जो अगवा की डायरेक्टली दफात एट्रीब्यूट हो रही है वो जहीर और शबीर को हो रही है, वो निकाह खान या गवाह को नहीं हो रही। निकाह खान और गवाह की कभी भी प्रेजेंस नहीं है कि वो कराची गए हैं और बच्ची को लेके आए हैं, ना वो बेनिफिशरी है इस निकाह के। तो उन्होंने सिर्फ अगर अगर निकाह की हद तक जो इनका इल्जाम है वो माना भी जाए तो उनकी तरफ से तो सिर्फ निकाह करवाया गया है, उनके ऊपर चाइल्ड मैरिज एक्ट जरूर लगता है लेकिन बाकी चीजें नहीं लगती। तो अब जो समझ आ रही है कि वो लोग 29 तारीख को पहले हाईकोर्ट की जमानत का इंतजार करेंगे, और उसके बाद अगर 29 तारीख से एडजर्न होता है तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला एडजर्न हो जाए।
लेकिन अब लेट्स सी कि वो होता क्या है, सपोज करें कि वो हो जाती हैं जमानतें उस दिन, तो थोड़ी सी जो है ना वो टेक्निकल किस्म की बहस होगी कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी से निकालना कैसे है जहीर और शबीर को, खासकर शबीर को। तो ये सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ 29 तारीख को अगर चलान का फैसला पहले हो जाए और MLO का फैसला पहले हो जाए, तो फिर जहीर और शबीर की जमानतों का फैसला करने में भी अदालत को जो है ना वो हाई कोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी के साथ दूसरा सवाल में जाने से कबल मैं यही कहूँगा कि हाई कोर्ट से अगर ज़मानत मिलती है तो इनके पास ट्रायल कोर्ट में एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि ट्रायल कोर्ट में वो पेश कर सकते हैं। इसीलिए जो ज़मानत कुछ जो है वो बारिश की वजह से कुछ कभी जज नहीं है, तो इन इश्यूज़ की वजह से भी डिले होती रही, तो उनका जो फ़ायदा वो अक्यूज़ लेना चाह रहा है। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि 108 लिंक्स पीटीए कह रहा है कि उस हवाले से कोई उन्होंने एक्शन लिया है, तो वो अभी तक बंद नहीं हुए। तो लोग पूछ रहे हैं ये बंद क्यों नहीं हुए? वैसे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाकिस्तान का यूट्यूब के साथ एक सिलसिला है, ये देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद होता है। तो आप इस हवाले से भी थोड़ा-सा बताइएगा। साकिब भाई, लोगों का सवाल बिल्कुल आप सही, आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा है कि वो लोगों का, ये बहुत ज्यादा लोगों का सवाल है। असल में होता ये है कि उस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो वो रिपोर्ट के मुताबिक पीटीए ने पहले अपना सारा प्रोसीजर दिया है। चूंकि आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस को कवर भी करते रहे, आप अवेयर होंगे कि वो उन्होंने पहले प्रोसीजर सारा दिया है कि ये पीटीए का तरीकेकार है, पीटीए को आपने इस तरह से अप्रोच करना है, फिर पीटीए इस तरह से काम करता है। आखिर पे उन्होंने इस पर्टिकुलरली इस केस के ऊपर अपनी फाइंडिंग दी है, जिसमें जो मुझे समझ आई है, बेसिकली ये वाला जो एक्शन उन्होंने बताया है कि यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के मिला के कोई 108 टोटल लिंक्स बनते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है अभी तक की रिसर्च के मुताबिक, और उसमें से 97 को उन्होंने फैसला किया है कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे। ये नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लॉक कर दिए। जो मुझे समझ आई है उनके हुँ, मुताबिक उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इनको हमने ब्लॉक करना है। अब आगे चूंकि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आगे एक प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर दिया गया है जो आपका पीटीए का है। पीटीए ने ये डायरेक्टली खुद पीटीए के हाथ में कमांड नहीं है। पीटीए ने ये इशू सामने रखना है यूट्यूब के, चूंकि एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, एज ए गवर्नमेंट एजेंसी, उनका हुँ, आगे वो रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान के अंदर, और यूट्यूब को भी उन्हीं के थ्रू होकर हम तक पहुंचना होता है। तो अब वो हुँ। ये करेगा यूट्यूब ही, लेकिन उन्होंने अपना एक्शन बता दिया है कि जनाब हमारे मुताबिक हमने ये एक्शन लेना है और ये एक्शन हम आपको दिखा देंगे बहुत जल्द। सही। इसके अलावा ये बताइएगा कि जो एमएलओ वाला मामला है, उसपे बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, ज़ाहिर-सी बात है, आर्गुमेंट्स भी हो चुके हैं। आप क्या करेंगे? आप इसमें कोई पेशन गोई कर सकते हैं? पेशन गोई करने वाले तो नहीं हैं हम, असेस करते हैं डेफिनिटली। मैं असेसमेंट लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा बतौर आप वकील के, मैं बतौर जर्नलिस्ट, कि आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि क्योंकि अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एमएलओ की अलाउ होने या रिजेक्ट होने का फैसला पहले होना है। तो उससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि हमें अब मंडे वाले दिन ऐसा फैसला आ सकता है कि एमएलओ करवाएँ? अगरचे टाइम बहुत गुज़र गया है, लिंगर ऑन हो गया मामला। साकिब भाई देखें, अगर आप एमएलओ की बात करें, देखिए अदालत ने एमएलओ को पहले टेकअप किया, इसका मतलब है कि अदालत एमएलओ की बुनियाद पर ही आगे चालान की दफात और बाकी तमाम चीजों का फैसला करना चाहती है। अगर एमएलओ की बात की जाए तो देखें, एमएलओ का सवाल उठा था पुलिस की तरफ से, और पुलिस की तरफ से सवाल क्यों उठा था? बड़ी आसान सी लॉजिक है कि 16 अप्रैल से बच्ची गायब है, उसके बारे में निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ ठीक है। 21 जुलाई से पहले तक सारी चीजें जो है वो मुल्जमान के हक में चल रही हैं। 21 जुलाई को सिंध हाईकोर्ट ये कह देता है, हुँ, क्योंकि मेडिकल बोर्ड का एक डिसीजन आ चुका होता है, तो उसकी बुनियाद पर सिंध हाईकोर्ट कहता है कि ये बच्ची अब माइनर है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट भी कहती है, उस वक्त वो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, और वो भी कह देती है कि बच्ची को प्रोड्यूस कर दें यहाँ पे। अच्छा, अब जब अदालतें ये कह रही हैं कि बच्ची माइनर है और बच्ची की जो बाजियाबी है वो जरूरी है कि बच्ची को कराची रखा जाए, तो आपका जो 375 है वो ये कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ उसकी मर्जी या उसकी मर्जी के बगैर इंटरकोर्स होगा तो वो रेप कहलाएगा। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमएलओ ने इन एनी केस होना है, क्योंकि वो रेप तो बन रहा है। अगर अदालतों ने बच्ची को बाजियाब करवा लिया, अदालतों के हुक्म पर बच्ची को कराची शिफ्ट किया गया, तो फिर एमएलओ तो जरूरी है। अब ये वाली बहस हम इसलिए कर रहे हैं, या ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अदालत मेरिट पे चली गई है।
अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाएं, बुनियादी तौर पर MLO होने में कोई हर्ज है ही नहीं। अदालत सिर्फ ये फैसला करे कि बच्ची को कस्टडी पुलिस की दे और बात खत्म। ये अदालत की सवाबदीद, मेरा ख्याल है, मेरी जाती तौर पर नाकिस राय है कि अदालत को इस चीज के अंदर नहीं जाना चाहिए। अदालत सिर्फ ये फैसला करे कि यार ये लो तफ्तीशी, तुमने जो करना है बच्ची से जो टेस्ट करवाना है करवा लो। और जब नजर आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी चाहती है और तफ्तीशी अफसर के नाम से दरखास्त भी आई है और मुदई भी चाहता है जो कि नेचुरल गार्डियन है, तो मेरा ख्याल है जो पहला वो मजिस्ट्रेट साहब का लॉजिक उन्होंने बनाया था कि बच्ची की जो है वो बेहुरमती होगी, तो वो बनता नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसका नेचुरल गार्डियन जो है वो अलाउ कर रहा है, ना सिर्फ अलाउ कर रहा है बल्कि पुश कर रहा है कि मेरी बच्ची का मेडिकल करवा लें। ये चीज बड़ी देखने वालों के लिए जरूरी है, सुनने वालों के लिए, कि MLO के अंदर सिर्फ रेप की चीजें नहीं आती, और भी बेशुमार चीजें होती हैं। ये मेडिकल लीगल ओपिनियन, यहाँ हमारे MLC कहा जाता है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कहा जाता है, के अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, अदालतों के मुताबिक बच्ची बाजियाब हुई है, अदालतों के फैसलों के मुताबिक बच्ची माइनर है। जब माइनर बच्ची को कोई ले गया है तो मैरिज तो है ही नहीं। जब मैरिज नहीं है तो बच्ची का अगवा है, अगवा के साथ ट्रैफिकिंग की दफात लगी है। तो आप इतने बड़े टाइम को, जिस टाइम के अंदर बच्ची को ले जाया गया, घुमाया फिराया गया, छुपाया गया, रखा गया, ये सारे टाइम को आप कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर बच्ची से रेप नहीं हुआ, बच्ची के साथ बदफेली नहीं हुई? तो ये चेक करने के लिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि MLO जरूरी है, और अदालत को फैसला भी सिर्फ इतना ही करना है कि यार तफ्तीशी साहब जाएं, आप ले लें, जो करना करा लें। इसके अलावा अदालत का फैसला नहीं है। लेकिन चूंकि जो हालात चल रहे हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है, चूंकि अवाम को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, या हो सकता है अदालत को जिस तरह से असिस्ट किया जा रहा है जो दूसरी तरफ से, और बिला वजह उसके अंदर लिंगर ऑन किया जा रहा है मामले को, जो कि MLO सिर्फ 2 मिनट की बहस का मामला था, बहस तो थी नहीं, MLO के अंदर बहस नहीं थी, लेकिन उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। वो शायद ये बार बार बेनिफिट लिया जा रहा है कि देखें जी, वो सिंध हाईकोर्ट ने भेजा था, सिंध हाईकोर्ट के भेजने के बाद अगर बच्ची के साथ कुछ भी हुआ है तो वो तो उस वक्त एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप था। लेकिन अगर सिंध हाईकोर्ट के ही फैसले को देखा जाए तो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक MLO का फैसला जरूरी है, MLO होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अदालत ने मंडे को ये डिसाइड कर देना है कि भाई ठीक है, ले जाएं, MLO करवाएं। अगर नहीं कुछ निकलना, जो कि मुलजमान की कंटेंशन है कि अब क्या आना है, तो ठीक है, MLO हो लेने दें। बल्कि अच्छी बात है कि मुदई का शौक पूरा हो जाए, आप मुदई को करवाने दें MLO। तो उम्मीद ये है कि अदालत इसी तरह की ग्राउंड्स बनाकर इजाजत उस दिन दे देगी और लिखेगी कि बच्ची की कस्टडी दे रहे हैं हम, MLO का हमारा मैंडेट नहीं है, जो मुझे लगता है। सही। आखिरी सवाल ये है जज साहब कि 16 अप्रैल को ये मामला शुरू हुआ, अगस्त अब ख़त्म हो गया है, तो तकरीबन 4 और 4.5 मंथ हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर असेसमेंट अगर आप हमें दें सुनने वालों को कि कितना टाइम ट्रायल में लगेगा, मैं आपको एक अपनी असेसमेंट दे देता हूँ, आप उस पे आगे दीजिएगा। हमने यहाँ पे ट्रायल कवर किए, वहाँ पे हाई कोर्ट की बकायदा डायरेक्शन थी कि 2-2 मंथ में आप कवर करें, मतलब पहले जो फिजिकल रिमांड, फिर उसके बाद मामला चलता रहा, एक मतलब वकूआ होने के 1.5-2 मंथ के बाद कोर्ट ने कहा 2 मंथ में करें। तो उसमें हुआ ये कि वो 2 मंथ के कहने के बावजूद भी 8-9 मंथ लगे, सारे मिला जुला के। 2 केसेस यहाँ पे हाई प्रोफाइल हमने इस्लामाबाद में किए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे तो हाई कोर्ट की वो डायरेक्शन भी नहीं है, तो ये ट्रायल कितना अरसा लगेगा? देखिए ट्रायल साहब, मतलब टाइम। जो जो है ना डायरेक्शन वाली बात, वो चूंकि अभी तक यहाँ पर चलान के मामले को फाइनलाइज नहीं किया जा सका, और अभी भी मैं समझता हूँ कि चलान का जो फैसला आएगा वो हो सकता है दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी चैलेंज भी कर दे फर्दर। जिब्रान नासिर भी यही जिक्र कर रहे थे कि ये कौन सा हतमी फैसला होना है। अब चूंकि चलान का इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा, चलान बन नहीं रहा, केस बनने नहीं दिया जा रहा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक सिस्टम चला हुआ है कि इस तरह की चीजों को रनअवे मैरिज डिक्लेयर करके इस तरह के मामलात के केसेस नहीं चलाए जाते, उस वजह से केस अभी चूंकि शुरू नहीं हो पा रहा, तो डायरेक्शन वाली बात तो आनी ही उसके बाद है कि जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो हाईकोर्ट कहेगा भी इसको महीने में 2 महीने में निपटाओ। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि चूंकि अगर अगर हम लेट सपोज कि मंडे को चलान फाइनलाइज हो जाता है और उसको चैलेंज नहीं किया जाता दोनों पार्टीज में से किसी तरफ से भी, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 महीने से, मतलब 2 महीने के अंदर जो है वो पूरा हो सकता है। इसमें सिर्फ एक इशू ये है कि चूंकि इसमें जो गवाहान है और मुल्जमान है वो दूसरे सूबे से हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि जब आप दूसरे सूबों से गवाहान और मुल्जमान को तलब करते हैं
तो बेशुमार किस्म की एडजर्नमेंट्स हो सकती हैं, बेशुमार किस्म के डिलेज आ सकते हैं। तो ये आसान काम नहीं है कि उसको जल्दी मैनेज किया जा सके, लेकिन फिर भी ये 2-3 माह के अंदर मुकम्मल हो सकता है। 2 से 3 माह चार्ज फ्रेम होने के बाद अगेन, क्योंकि लोग फौरी तौर पर हमारी लोगों के जज्बात जुड़े हैं और वो हमारी बात को जो है वो हतमी जी तस्लीम लेते हैं, तो उनको बताना जरूरी है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद जो फर्द जुर्म जो आप सुनते हैं कि जी फर्द जुर्म आयद होगी, उसके हाँ बाद इसमें किया जा सकता है, उससे पहले नहीं आप प्रिडिक्शन दे सकते कोई भी, क्योंकि चार्ज फ्रेम लेकिन होने के लिए लेकिन फिर मुलजमान चाहिए, आपको पता है, और वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है उसमें दूसरे सूबे से मसला मुलजमान को ये है कि भेज। चालान फाइनलाइज होगा तब ना। चालान अगर जो भी फैसला होता है कल दोनों पार्टीज ने चैलेंज ही करना है, तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट तो फिर थोड़ी सी डेट डालेगा, सुनेगा, फिर मामला मतलब चलेगा। ये तो फिर मजीद लिंगर ऑन हो सकता है मामला, मजीद इससे भी आगे जा सकता है, क्योंकि जो आप स्टेज बता रहे हैं वो स्टेज आए तो फिर अगला असेस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जट साहब, आप हमारे साथ थे और इस केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट हमारे हमारे साथ शेयर की। आइंदा भी नाज़रीन हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।